Subscribe now and press the bell icon. रहीम, आज मैं एक बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ मैं इस वीडियो को मैं आगे प्रोसीड करूँगा। वीडियो को प्रोसीड करने और आगे जाने से पहले मैं आप सबको कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक्सप्लोरिंग लाइफ इज़ फ़न। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा डेटाबेस के बारे में। मुझे एक बाकायदा सब्जेक्ट भी मिला हुआ है डेटाबेस, जो मैं आजकल पढ़ा भी रहा हूँ यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो मैं उन स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि जो इस सब्जेक्ट को बाकायदा अभी यूनिवर्सिटी के बिहाफ से पढ़ रहे हैं, और अगर कोई और स्टूडेंट भी इस लेक्चर से फ़ायदा लेना चाहता है और अगर वो इसे पढ़ना चाहता है, तो ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो डेटाबेस से कुछ ना कुछ लर्न करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस नॉर्मली अगर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं तो यूनिवर्सिटी लेवल पे 2 बल्कि 3 सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ाए जाते हैं जो डेटाबेस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। एक को कहा जाता है डेटाबेस 1, दूसरे को कहा जाता है डेटाबेस 2 और तीसरे को कहा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं ये यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाए जाते हैं। अभी डेटाबेस है क्या चीज़? अगर हम शुरू करें डेटाबेस से, मैं स्टार्ट लूँगा डेटाबेस 1 से, क्योंकि इस कोर्स में मैं स्टार्ट करूँगा फ्रॉम द स्क्रैच, 0 से हम स्टार्ट लेंगे डेटाबेस 1 से। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस की ज़रूरत हमें क्यों आई, डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या हैं और डेटाबेस के लिए क्या चीज़ें दरकार होती हैं। मतलब डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर तो कुछ ना कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन होगा। तो उन सब के बारे में आज इस वीडियो में मैं डीपली डिस्कशन करूंगा। तो मैं शुरू करूंगा डेटाबेस 1 के टॉपिक से कि डेटाबेस की ज़रूरत हमें क्यों आई और डेटाबेस क्या चीज़ है। तो नॉर्मली अगर हम डेटाबेस को एक्सप्लेन करें तो डेटाबेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकें। सबसे पहले मतलब काफ़ी अरसा पहले जो है जितना भी काम होता था वो मैनुअली होता था और हर एक चीज़ को मतलब किसी कागज़ पे लिखा जाता था और उसे उसी कागज़ को फिर किसी फाइल के अंदर रख दिया जाता था। लेकिन काफ़ी अरसा गुजरने के बाद फिर इसमें प्रॉब्लम ये आई कि जब कागज़ जो है उसी फाइल के अंदर पड़ा रहता था वो कागज़ ख़राब हो जाते थे और उसके अंदर जो डेटा था वो भी ख़राब हो जाता था। तो ये बहुत ही मेन प्रॉब्लम था इसके अंदर। तो फिर लेटर ऑन जब कंप्यूटराइजेशन का दौर आया, डिजिटलाइजेशन का दौर आया, तो उस दौर में क्या हुआ कि इन लोगों ने डेटाबेस को मुतारिफ करवाया। जितनी भी लोग कंप्यूटराइजेशन की बात करते हैं तो अगर एक नया सॉफ्टवेयर बनता है और अगर उसमें डेटाबेस ना हो तो आप समझ जाएं कि वो उस लेवल की एफर्ट नहीं है, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर, मोस्टली सॉफ्टवेयर्स के अंदर डेटाबेस की ज़रूरत लाजमी होती है ताकि आप लोग का डेटा सिक्योर हो, सेफ हो और आप लोग सब लोग इसे ईजीली यूज़ कर सको। तो डेटाबेस की ज़रूरत हमें मतलब मैनुअल सिस्टम से छुटकारा हासिल करने के लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत आई, क्योंकि वो जो डेटा जो ख़राब हो जाता था हम इसके थ्रू जो है डेटाबेस के थ्रू हम डेटा को सेव कर सकते हैं। अभी मैं अपने सब स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि सबसे पहले आप ये कर लें कि वैसे ही ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के बारे में मैं अभी आप लोग को थोड़ा सा बताऊँगा, क्योंकि वैसे ये एट द एंड ऑफ द डेटाबेस कहा जाता है कि इसको स्टूडेंट्स यूज़ करें और इस पे डेटाबेसेस बनाएं ताकि उनके हाथ साफ हो, ताकि डेटाबेस को किस तरह बनाया जाए। लेकिन मैं फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो आप लोग को कहूँगा कि अपने साथ वैम्प सर्वर जो है, मैं इंशाल्लाह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को इसका लिंक दे दूँगा। तो इंशाल्लाह होपफुली आप लोग को कोई मुश्किल नहीं होगी वैम्प को इंस्टॉल करने के लिए। वैम्प क्या चीज़ है? वैम्प एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू आप लोग डेटाबेसेस लोकल होस्ट पे बना सकते हो। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप सब लोग जो है काइंडली उसी लिंक से वैम्प सर्वर को अपने लैपटॉप्स कंप्यूटर्स पे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं जो है वैम्प सर्वर के ऊपर भी मैं आप लोग को समझाऊंगा कि किस तरह मतलब डेटाबेस बनाए जाते हैं और इस पे किस तरह काम किया जाता है, लेकिन एटलीस्ट इंस्टॉलेशन आप लोग अपनी तरफ से कर लें। तो ये तो हमने समझा कि डेटाबेस क्या चीज़ है और डेटाबेस की हमें ज़रूरत क्यों आई। तो इसके बाद अगर हम डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर होता है, तो अगर उसके अंदर हम थोड़ा सा मतलब मालूमात मतलब हम आगे जाके लेके जाएं इस चीज़ को, तो डेटाबेस के अंदर एक चीज़ होती है, कहा जाता है डेटा। तो जो डेटा होता है, डेटा क्या चीज़ है? डेटा जो है वो है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। और डेटा किस तरह बनता है? तो मैं कहूँगा कि अगर डेटा जो है इटसेल्फ अगर वो किसी इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है, किसी भी इन्वायरमेंट में अगर डेटा पड़ा हुआ है तो उसकी अहमियत नहीं है। लेकिन जब आप लोग उससे कोई डिज़ायर रिजल्ट उसी डेटा से निकालना चाहो तो और उस पे कोई चीज़ अप्लाई करो या मतलब उसकी प्रोसेसिंग आप लोग करो और फिर उसी डेटा को किसी मेथड के लिए यूज़ आप लोग कर सकते हो। मतलब लेट सपोज अगर हम एग्जांपल लें, आजकल जो है कोविड-19 की वजह से काफ़ी पेशेंट्स जो हैं हस्पतालों की तरफ जा रहे हैं, करंटीना की तरफ जा रहे हैं। अगर एक रिसर्चर जो है वो क्या करे, इन सब का डेटा अपने साथ सेव कर लें, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाएं और या हॉस्पिटल्स के साथ जो इनका डेटा होता है उसको यूज़ करें, यूटिलाइज करें, उसके लिए एक बाकायदा एप्लीकेशन बनाएं। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए उसको डेटाबेस की ज़रूरत होगी। तो इस तरह का डेटा जो है वो काफ़ी हर जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर हम बात करें डेटा और इंफॉर्मेशन की, तो अगर हम बात करें डेटा की, तो डेटा हमारे पास कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, जो कि इससे पहले भी हमने एक्सप्लेन किया। अभी इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है? इंफॉर्मेशन वो है कि डेटा को मेथड के थ्रू प्रोसेस किया जाए और उसे किसी मीनिंगफुल वे में एक्सप्लेन किया जाए, तो उसी डेटा को फिर हम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। अभी इसकी मैं एक एग्जांपल आप लोग को दूंगा। अगर लेट सपोज हमारे साथ एक कंपनी है, लेट सपोज उस कंपनी का नाम है सुपर स्टोर, या आप लोग कंसिडर कर लें दराज.com को कंसिडर कर लें, अमेज़ॉन को कंसिडर कर लें। तो उसमें हर एक कंपनी के अंदर अगर हम दराज या अमेज़ॉन की एग्जांपल हम लेते हैं तो कंपनी का नाम हमें स्पेसिफाई हो गया। फिर उसमें सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ आते हैं, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो एम्प्लॉय क्या होता है? हर एक एम्प्लॉय का अपना नाम होगा, उसकी एज होगी, उसकी सैलरी होगी, मतलब कुछ ना कुछ सैलरी तो उसे मिल रही होती है फ्रॉम द डिपार्टमेंट। तो नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, फिर एज उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सैलरी, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये फीड इन होती हैं इनसाइड द डेटाबेस। जब सैलरी स्लिप एक बंदे की जनरेट होती है तो इसके लिए क्या होता है, ये 3 चीज़ें लाजमी दरकार होती है। इवन हम सीरियल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या एम्प्लॉय कोड जो है या एम्प्लॉय नंबर जो है उसे भी हम डेटाबेस के अंदर फीड इन कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें कि लेट सपोज अगर मैं इसी इंफॉर्मेशन से एम्प्लॉय है, एज है और हमारे पास सैलरी है, इसके ऊपर से मैं अगर ये कंपनी का नाम हटा दूं, तो क्या आप लोग को समझ आएगा कि ये किस चीज़ की इंफॉर्मेशन है, किस जगह की इंफॉर्मेशन है? मकसद इस एग्जाम्पल का क्या है कि जब कंपनी का नाम टाइटल मैंने हटा दिया तो वो जो इंफॉर्मेशन थी वो क्या था, वो हमारे पास उसका कोई माना नहीं रहा, मतलब कोई मीनिंगफुल फैक्ट तो वो रहा नहीं। मीनिंगफुल फैक्ट वो कब रहा, जब वो एम्प्लॉय उस कंपनी का मतलब एम्प्लॉय था और हमें पता था कि ये फलाना कंपनी का एम्प्लॉय है। तो जब फलाना कंपनी, हमने एग्जांपल दी अमेज़ॉन की और हमने नीचे बताया कि अगर एम्प्लॉय नेम है, एज है और सैलरी है, अगर ये 3 चीज़ें अमेज़ॉन कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट के साथ है तो हमें तो पता चलता है कि ये एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है और उसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। लेकिन अगर हमने इससे डिपार्टमेंट हटा दिया या हमने क्या कर दिया,
अगर हम डिपार्टमेंट को हटा देते हैं, सेल डिपार्टमेंट को हमने हटा दिया, तो ऊपर हमारे पास कंपनी का नाम तो आ गया, नीचे डेटा भी आ गया, लेकिन पता नहीं है कि ये एम्प्लॉय, ये जो हम डेटाबेस के अंदर फीड इन कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि ये कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो फिर भी ये डेटा हमारे पास मीनिंगफुल नहीं रहा। तो जब मीनिंगफुल डेटा हमारे पास डेटाबेस के अंदर फीड इन हो जाए, तो उसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसे डेटा कहते हैं। तो डेटाबेस के अंदर डेटा और इंफॉर्मेशन की अहमियत आप लोगों ने समझी। अभी इसके बाद जो है काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं स्कीमा। अभी स्कीमा है क्या चीज? अगर हम स्कीमा को एक्सप्लेन करें तो ये आइडिया जो है ये असल में डेटा और इंफॉर्मेशन से ही आया है। किस तरह आया है? हम कहते हैं कि जब हमें क्लियर हो जाए कि डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है, जब हमें पता हो जाए डेटा और इंफॉर्मेशन क्या चीज है, तो हम उसे प्रोसेस कर सकते हैं, और उसी प्रोसेस को करने के मेथड को हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं स्कीमा, जो कि एक स्ट्रक्चर होता है। उसी स्ट्रक्चर, मतलब स्कीमा एक स्ट्रक्चर है, और उसी स्ट्रक्चर से हम उस डेटा के फॉर्मेट को और उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी अगर मतलब ये एक ऐसी चीज है कि आपका जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बन जाता है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी से क्या मतलब है कि अगर लेट सपोज मैंने सेल्स डिपार्टमेंट का डेटा डाला है, और सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर मैंने डाला हुआ है कि हमारे पास 10 एम्प्लॉयज हैं, और मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि हमारे पास ये सेल डिपार्टमेंट का डेटा है, तो ये जितना भी डेटा आप लोग को नजर आ रहा है, ये जो बंदा भी इसे पढ़ेगा तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा, उसे डायरेक्टली पता चलेगा कि ये सेल्स डिपार्टमेंट का है। तो इससे ये स्कीमा के प्रोसेस से हमें पता चलता है कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वो डेटाबेस आप लोग के पास, वो डेटाबेस आप लोग के पास बन जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है डेटाबेस की एप्लीकेशन। तो डेटाबेस की एप्लीकेशन, तो मेन एप्लीकेशन हमने जो अभी इससे पहले पढ़ी कि डेटाबेस आप लोग को मतलब स्टोरेज का काम प्रोवाइड करता है, और इवन ना सिर्फ स्टोरेज का काम प्रोवाइड करता है, बल्कि उसी डेटा को प्रोसेस करना, प्रोड्यूस करना, मतलब उसका एक आउटपुट आप लोग को शो करना, और एग्जिस्टिंग डेटा को कहीं और जगह पे यूटिलाइज करना। अगर डेटाबेस आप लोग के पास पड़ा हुआ है और आप लोगों ने किसी और जगह पे यूटिलाइज करना है तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन मेन फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन जो है डेटाबेस का वो क्या है? वो है स्टोरेज। फिर इसके बाद आप लोग के पास आ जाता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। ये हर एक स्टूडेंट के जहन के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या चीज़ें हैं, और ये असल में क्या प्रोग्राम है, या ये क्या चीज़ है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो असल में सॉफ्टवेयर कलेक्शन है, जो कि स्मॉल प्रोग्राम से बना है, छोटे छोटे प्रोग्राम से बना है, जिसके अंदर कुछ सर्टन प्रोग्राम्स और इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा को क्या करते हैं? वो मैनेज करते हैं, वो असल में डेटा को मैनेज करते हैं। तो इसके DBMS जिसे कहा जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसके दो हमारे पास ऑपरेशंस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक में मैनेजमेंट ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस, कि हम डेटाबेस के डेटा को हम किस तरह मैनेज करें। फिर मैनेजमेंट ऑफ द यूजर, जो यूजर डेटाबेस के साथ एसोसिएटेड है, क्या जो यूजर इसे यूज कर रहा है, क्या उसकी कोई शॉप है, क्या वो कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, क्या वो एक स्कूल चला रहा है, क्या वो एक यूनिवर्सिटी चला रहा है, क्या वो एग्जामिनेशन का डेटा है, किस तरह का यूजर इसके साथ कनेक्टेड है। फिर इसके अंदर आ जाता है, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करें कि मैनेजमेंट ऑफ डेटा हम किस तरह करें, तो इसको स्टोर करना, इसको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देना, और फिर उसको एक तरीके से एक्सेस करना, ये तीन चीजें जो है ये मैनेजमेंट ऑफ द डेटाबेस के अंदर आ जाती हैं। अगर हम इसे और एक्सप्लेन करें तो मैनेजमेंट ऑफ द डेटाबेस जो है वो यूजर को असल में फैसिलिटी देता है, और यूजर को किस तरह फैसिलिटी देता है कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है डिजायर
हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं वो इजीली परफॉर्म कर सकें। लेट सपोज अगर हम डेटाबेस के अंदर हमारे पास क्लास में यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज लेवल पे मुख्तलिफ किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं हर एक क्लास में। मतलब एक होते हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडियस होते हैं, एक होते हैं मतलब जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं, एक वो होते हैं जो टॉपर्स होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो एवरेज लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, तीसरे वो होते हैं जो इन लेवल के मतलब आखिर में जब क्लास में आते हैं तो वो स्टूडेंट्स होते हैं। अगर मैं डेटाबेस में एक एंट्री दूं कि मुझे टॉप 50 मतलब या टॉप 50 में से मुझे 5 जो टॉप स्टूडेंट्स हैं वो मुझे रिट्रीव करके दो, तो बाकायदा हम क्वेरी को एसक्यूएल के अंदर, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर बाकायदा हम ये लिखते हैं, कमांड्स हम लिखते हैं कि मुझे टॉप 5 स्टूडेंट्स 50 में से चाहिए, जो टॉप मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स इतने हैं वो मुझे रिट्रीव करके दो, तो वो डेटाबेस हमें इजीली रिट्रीव करके दे देता है। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो हमने पढ़ी वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हमने की जो कि डायरेक्टली मुंसलिक है, डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द डेटाबेस। अगर कोई किसी के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि हम डेटाबेस किस तरह बना रहे हैं, तो ये आप लोग अगर प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाना चाहते हो तो आप लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसको कहा जाता है एसक्यूएल के थ्रू आप लोग क्या करते हो, आप लोग डेटाबेस बनाते हो। अगर आप लोग कोडिंग के थ्रू बना रहे हो तो आप लोग यूज करोगे एसक्यूएल, और अगर आप लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे जाओगे तो माई एसक्यूएल को आप लोग यूज करोगे। अभी इसमें काफी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि एडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस सिस्टम क्या है, जो कि हर एक के जहन में आते हैं कि आता रहता है ये क्वेश्चन के एडवांटेजेस स्पेसिफिकली डेटाबेस के क्या है। तो पहले नंबर पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास डेटा कंसिस्टेंसी क्या है। अभी लेट सपोज अगर हम फाइल्स के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, नॉर्मल जो मैनुअल हमारे पास फाइल्स होते हैं, अगर उसके अंदर हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो कुछ टाइम के बाद हम उसे भूल जाते हैं। जब हम उसे, क्योंकि हमारी मेमोरी इतनी शार्प तो नहीं है ह्यूमन मेमोरी, तो हम चीज़ें टाइम के साथ भूल भी जाते हैं। तो जब हम भूल जाते हैं तो हमें फिर फाइल की जगह भी अक्सर नहीं पता होती, अगर वो डेटा भी पड़ा हुआ है तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो डेटा इनकंसिस्टेंट फिर होता है, मतलब उसमें वो कंटिन्यूटी नहीं होती। अगर हमें पिछले 10 साल पहले का हमें रिजल्ट चाहिए, अगर हम फिर वो कंप्यूटराइज नहीं है और मैनुअल पड़ा हुआ है तो काफ़ी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज़ को देखना होता है। और अगर कंप्यूटराइज है तो उसमें कंसिस्टेंसी होती है, मतलब आप इजीली उस डेटा को कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, और आप लोग के सामने कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता, और ना वो डेटा जो है वो मतलब लॉस हो सकता है, क्योंकि आप लोग अपने डेटाबेस का बैकअप भी ले सकते हो, मतलब उसे अपने साथ किसी और जगह पे सेव भी कर सकते हो, तो डेटा लॉस भी नहीं होता और ना इनकरेक्ट रिजल्ट आप लोगों को मिलता है। सालों के बाद भी वो डेटा आप लोगों के साथ मतलब पड़ा रहता है। फिर इसके बाद दूसरा जो मेन एडवांटेज है डेटाबेस का, सिक्योरिटी। क्योंकि हर एक डेटाबेस जब बनता है तो डेटाबेस का एक यूजर नेम होता है, एक पासवर्ड होता है। उसी यूजर नेम और पासवर्ड के अलावा कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन, कोई भी बंदा इसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है। फिर इसके बाद फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तीसरा जो हमारे पास इसका एडवांटेज है। तो ये हमें एक फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट या एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू हमें इजीली फास्ट वे पे डाटा मिल जाता है, हमें एक ऐसा डेटाबेस मतलब मिल जाता है, और उसके अंदर जो हम डेटा प्रोवाइड करते हैं तो हम इजीली एक न्यू एप्लीकेशन उसी डेटाबेस से मतलब बना सकते हैं। किस तरह? क्योंकि अगर डेटाबेस हमारे पास बना हुआ है तो सिर्फ फ्रंट एंड बनाना, और PHP के थ्रू, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप लोग डेटाबेस और फ्रंट एंड की कनेक्टिविटी इजीली कर सकते हो। तो डेटाबेस एनवायरनमेंट आप लोग को अलाउ करता है कि एक फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप लोग कर सको, तो ये एक अच्छी चीज है।
इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमी स्केल की, इकोनॉमी स्केल किस तरह, क्योंकि अक्सर ये एक क्वेश्चन हर एक ऑर्गेनाइजेशन के एल्डर मतलब सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर उनके जहन में एक कॉमन आता है, क्योंकि जब एक पुराने और ट्रेडिशनल बिजनेस को एक बंदा चला रहा होता है तो वो सोचता है कि मैं क्यों अपने मतलब डेटा को कंप्यूटराइज करूं, मुझे इसकी क्यों ज़रूरत है, क्योंकि वो सोचता है कि ये तो काफ़ी मतलब इकोनॉमिक स्केल ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो लाजमी बात है, अगर एक डेटाबेस चाहिए तो उसके लिए एक कंप्यूटर चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, इस तरह का कोई ना कोई हार्डवेयर चाहिए। तो एक तो हार्डवेयर की कॉस्ट, फिर दूसरी तरफ अगर हार्डवेयर की कॉस्ट आ गई, उसने डेटाबेस बना लिया, तो उसके साथ जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसकी टेक्निकल गाइडेंस कौन देगा, उसको कौन मतलब इतना ट्रेन करेगा। तो ये बहुत ही इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आजकल के दौर में अगर हम देखें तो हर एक स्कूल के अंदर एक आईटी डिपार्टमेंट लाजमी होता है, इसी तरह कॉलेज के अंदर, इसी तरह यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो लोग तो अपने मतलब जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं उनको तो ट्रेन कर लेते हैं, लेकिन अगर इसी तरह का अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कोई चला रहा है तो उसको तो प्रॉब्लम होती है, वो सोचता है कि मैं क्यों इतना पैसा इसके ऊपर इन्वेस्ट करूं। लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर कोई इसके ऊपर पैसा आजकल के दौर में इन्वेस्ट करता है तो आई थिंक इट विल बी वेरी मच गुड फॉर हिज बिजनेस। इवन आजकल के दौर में अगर मैं आप लोग को एक एग्जांपल दूं तो आजकल काफ़ी इवन मैं पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसमें जो है इधर काफ़ी लोगों के साथ बिजनेसेस तो चला रहे हैं लेकिन किसी की इंटरनेशनल लेवल पे विजिबिलिटी नहीं है। इसका मेरा मकसद क्या है कि बहुत ही कम लोग हैं अभी भी, मैं सोचता हूं कि 100 में से 20% के लोग होंगे, 30%, बेशक 40% तक के लोग होंगे कि जो बिजनेस चला रहे हैं वो अपना वेबसाइट भी जानते हैं, अपना वेबसाइट भी उसके साथ मेंटेन रखते हैं और वेबसाइट के ऊपर भी कंटेंट डालते रहते हैं, वेबसाइट उनका बना हुआ होता है। आजकल के दौर में अगर हम अभी भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ऐसे बिजनेसेस देखें तो उन बिजनेस के जो ओनर्स हैं उनको अभी तक वेबसाइट्स का अभी तक उनकी इसकी अफादियत का पता नहीं है, कंप्यूटराइजेशन का पता नहीं है, मतलब डिजिटलाइजेशन का पता नहीं है, तो वो इतने फैसिलिटेटेड आजकल भी नहीं है। अभी एक इसके अंदर एक टॉपिक आ जाता है बेटर कंकरेंसी कंट्रोल, जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डेटाबेस में ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है कि अगर मेरा डेटा लेट सपोज अभी मैं मलाकंड के अंदर बैठा हुआ हूँ और अगर मेरा डेटा मैं चाहता हूँ कि मैं इसी डेटा को मैं इस्लामाबाद जाके, मर्दान जाके, थेमरगरा जाके, सवाबी जाके मैं इसी डेटा को मैं एक्सेस कर सकूँ, तो किस तरह, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो इसके लिए बेटर कंकरेंसी कंट्रोल का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आप लोग को एक एग्जांपल दूंगा एटीएम मशीन की। एटीएम मशीन का क्या है कि जब आप लोग अपने अकाउंट के अंदर पैसे डालते हो तो जैसे आप लोग अपने अकाउंट के अंदर पैसे डाल देते हो तो क्या होता है, अगर वो ऑनलाइन अकाउंट है, आप लोग के पास एटीएम है, डेबिट कार्ड है या वीज़ा कार्ड है, तो आप लोग क्या करते हो, अगर बेशक आपका अकाउंट मलाकंड, नौशहरा, सवाबी, इन इलाकों के बैंक में आप लोग का अकाउंट है, लेकिन खुदा न खासा अगर कोई भी मसला आ जाए, अगर मसला ना भी हो, वैसे टूरिज्म के लिए अगर किसी भी जगह बंदा विजिट करे और आपका जो मेन बैंक है वो तो नौशहरा, मालाकंड या सवाबी के अंदर इस तरह सिचुएटेड है क्योंकि आपका बैंक अकाउंट तो उधर है, लेकिन आपके साथ क्या होता है, डेबिट कार्ड होता है या एटीएम कार्ड होता है, आप क्या करते हो, किसी भी जगह अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो, किसी भी एटीएम मशीन के अंदर आप अपना पिन कोड देके आप लोग को अपने लिए पैसे निकलवा सकते हो। तो ये क्या है, ये एटीएम मशीन का जो चैनल है ये आप लोग को एक बेटर कंकरेंसी कंट्रोल का एक एग्जांपल देता है। तो ये बेटर कंकरेंसी कंट्रोल, अभी इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है बेटर बैकअप की फैसिलिटी। तो बेटर बैकअप की फैसिलिटी को हम किस तरह करें, अवेल करें। इवन मैं कोशिश करूंगा कि इस पे मैं बाकायदा एक वीडियो भी बनाऊं कि अगर हम एक पासवर्ड लें, क्योंकि ये एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर डेटाबेस को आप लोगों ने सिक्योर करना है तो यू मस्ट हैव टू take an image of the
पासवर्ड। इमेज का मकसद वो नहीं होता कि आप जाके तस्वीर लो, इमेज का मतलब उसको कॉपी करना। तो अगर मैं अपना पासवर्ड अपने साथ कॉपी कर लूँ, ये एक अच्छा तरीका है, हम USB के थ्रू बाकायदा कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बाकायदा इसका तरीका समझाऊँ। और इसके लिए हमें एक USB की ज़रूरत होती है, और हम क्या करते हैं, एक जो हमारे लैपटॉप के ऊपर जो पासवर्ड होता है, हम उसका एक इमेज ले लेते हैं। इमेज मतलब एक कॉपी बना लेते हैं USB के अंदर, एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर। तो जब वो इमेज बना लेते हैं, तो अगर उसके बाद अगर कोई भी बंदा 100 दफ़ा, 1000 दफ़ा, लाख दफ़ा भी आपके लैपटॉप का पासवर्ड चेंज कर ले, और अगर आपके साथ वो बैकअप में आप लोग के पास क्या पड़ा हुआ है, वो इमेज पड़ा हुआ है, तो अगर कोई 1000 दफ़ा भी आपका पासवर्ड चेंज कर ले, तो क्या होता है कि आप वो USB चलाओ, अपने सिस्टम को ऑन करो और इजीली उस पासवर्ड को क्रैक कर सकते हो। ये बेटर बैकअप की जो फैसिलिटी है, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए यूज़ करे, मतलब पासवर्ड्स की फैसिलिटी, अक्सर क्या होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मैं एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लूँगा क्योंकि मोस्टली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं। तो यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर एक IT डिपार्टमेंट होता है, उधर बाकायदा एक नेटवर्क मैनेजर होता है या नेटवर्क इंजीनियर होता है। तो वो क्या करता है, वो हर एक लैब की इंफॉर्मेशन अपने साथ रखता है, हर एक कंप्यूटर का पासवर्ड उसके साथ होता है। अक्सर क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ, मतलब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। अक्सर वो मतलब एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं दे पाते, इस तरह का कोई सिचुएशन होता है। तो वो एम्प्लॉय फिर क्या करता है, जब वो जॉब छोड़ता है तो अपने साथ सारा डेटा ले जाता है। तो अगर उसके IT मैनेजर जो उधर, अगर कोई नया बंदा हायर हो रहा है और उसके सीनियर मैनेजर के साथ उसका बैकअप नहीं है, और अगर कोई दूसरा IT मैनेजर आएगा तो क्या होगा, उसके साथ तो वो पासवर्ड्स का डेटा नहीं होगा। तो जब वो पासवर्ड्स का डेटा नहीं होगा, वो इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तो फिर वो किस तरह उसके कंप्यूटर को एक्सेस करेगा, उन सब लैब्स को स्टूडेंट्स के लिए अलाउ करेगा कि वो यूज़ कर लें। तो ये काफ़ी एक मेन इंफॉर्मेशन है और काफ़ी मेन प्रॉब्लम है। तो बैकअप लेना एक बहुत ही एक अच्छा तरीका है, ना सिर्फ पासवर्ड्स का बल्कि डेटा के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है कि डेटाबेस अगर हम बनाएं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर किसी वेबसाइट के लिए, तो इसमें लाजमी बात है कॉस्ट तो इन्वॉल्व होगी। अगर बहुत बड़े लेवल का आप लोग डेटाबेस बनाओगे तो बहुत हाई लेवल की कॉस्ट आएगी। इसके डिसएडवांटेजेस काफ़ी कम हैं आजकल के दौर में, क्योंकि आजकल के दौर में हर एक बंदा जो है अपने मतलब बिजनेस के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेबसाइट बना रहा है, वेबसाइट के साथ साथ और सॉफ्टवेयर्स बना रहा है। सॉफ्टवेयर्स के लिए अगर आप लोग आजकल किसी शॉप में चले जाओ, तो शॉप में क्या होता है कि जब आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को मतलब बाय करते हो, तो जैसे आप लोग उसे उठाते हो तो बाकायदा काउंटर पे एक बारकोड रीडर का एक मशीन होता है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है विद द कंप्यूटर, और जैसे वो स्कैनर आपके प्रोडक्ट को स्कैन करता है, वो प्रोडक्ट ID उठाता है और उसी डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेता है कि ये बंदा ले रहा है, तो उसकी प्राइस डायरेक्ट आ जाती है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, मतलब आजकल जो काफ़ी कॉमन है और काफ़ी कॉमनली यूज़ हो रहा है। तो इसमें बेशक हाई कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि जब डेटाबेस बनता है तो डेटाबेस विल बी लाइक अ सॉफ्टवेयर। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसे यूज़ करे तो एडिशनल हार्डवेयर भी चाहिए होता है, कंप्यूटर भी चाहिए होता है, लैपटॉप भी चाहिए होता है, और फिर इसके लिए कन्वर्जन कॉस्ट भी काफ़ी अहमियत की हामिल है। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मैनुअली काम कर रही है, अगर वो मैनुअली काम कर रही है, तो उनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना कि वो किस तरह मैनुअल से आके मतलब ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको टेक्निकली ट्रेन किया जाए और उस हार्डवेयर पे वो लोग काम कर सकें। और इसमें एक मेन चीज़ क्या है कि डिफ़िकल्ट रिकवरी प्रोसीजर। जब एक मैनुअली आप लोग के साथ डेटा पड़ा होता है, तो उसको अगर साल गुजर जाते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, अगर वो फाइल ख़राब हो जाए तो फिर क्या होगा, तो उसकी रिकवरी तो फिर मुश्किल हो जाती है। लेकिन डेटाबेस के अंदर आप लोग को काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, क्योंकि आपके पास बैकअप
बैकअप होता है, तो बैकअप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इजीली उसी डेटा को आप लोग रिकवर कर सकते हो। तो आजकल के डेटा में, आज के दौर में डेटाबेस की इम्पोर्टेंस और अहमियत जो है वो काफ़ी मतलब अहमियत की हामिल है, और इसे हम नज़रअंदाज आजकल के दौर में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि आप लोग SQL मतलब वैम्प सर्वर को इंस्टॉल कर लें और लोकल होस्ट के ऊपर एक GUI बेस्ड एक क्या है डेटाबेस बनाने की कोशिश करें। और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा की, हमारे पास डेटा एज ए रिसोर्स क्या चीज़ है, और इसके साथ लेवल्स ऑफ डेटा क्या है, कि रियल वर्ल्ड डेटा क्या है, मतलब उसकी एग्जांपल क्या है, मीटा डेटा क्या है, जिसे हम कहते हैं डेटा अबाउट डेटा। फोल्डर के अंदर अगर एक फोल्डर पड़ा हुआ है और एक फोल्डर के अंदर एक दूसरा फोल्डर है और उसके अंदर कुछ और डेटा है, तो ये इसे हम कहते हैं डेटा विद इन डेटा, जिसे मीटर डेटा कहा जाता है। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग के सामने एक्सप्लेन करूंगा। फिर एग्जिस्टिंग ऑफ द डेटा क्या है, आप लोग के साथ जो लेवल्स ऑफ द डेटा है, यूजर्स ऑफ द डेटाबेस कौन से हैं, मतलब सोफिस्टिकेटेड एंड यूजर्स जिसे हम कहते हैं, या एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो होते हैं जो डेटाबेस को बनाते हैं। तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग के सामने लेके आऊं, और होपफुली आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ डेटाबेसेस। और इवन अगर कोई अपने बिजनेस के अंदर मतलब डेटाबेस को मुतारिफ करवाना चाहता है, वेबसाइट को मुतारिफ करवाना चाहता है, या डिजिटलाइजेशन को लेके आना चाहता है, तो ये वीडियो आप सबके लिए है, ताकि आप लोग डेटाबेस के बारे में जान सको, आप लोग को पता चले, और इसको अपने डे टू डे लाइफ में अपने मतलब अगर बिजनेस कर रहे हो, कोई स्कूल, किसी का स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो उसके अंदर इसी प्रैक्टिस को आप लोग लेके आओ। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी मतलब जो कमिंग टॉपिक्स मैंने आप लोग को बताए उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। तो मैं इनमें भी यही कहूँगा कि लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करें कि जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप सबको मिलती रहें, और अपने दोस्तों, स्टूडेंट्स और सबके साथ, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबके साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।